नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एक अद्भुत सब्जेक्ट की। अद्भुत क्योंकि वो होता बहुत सरल है, मगर पता नहीं क्यों हम लोग को बहुत कठिन लगता है। और वो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं इक्वेशंस का सब्जेक्ट, क्या फॉर्मूले का सब्जेक्ट, या पता नहीं काहे काहे का सब्जेक्ट। थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, फॉर्मूले भी है, स्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है। तो इसमें हम लोग अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है। जी हाँ। और इसी कंफ्यूजन में हम लोग वो सब पढ़ के चले जाते हैं जो इसका एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता। और वो चीज़ें चुन चुन कर छोड़ देते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि उनका कोई चैप्टर नहीं होता। अब जैसे इक्वेशंस का कोई एक चैप्टर नहीं है। वो आपके नाइट्रिक एसिड एसिड भी में, बेस सॉल्ट में भी मिलेगा। वो आपको मेटलर्जी में भी मिलेगा। वो आपको किसी एक एलिमेंट के बारे में जब डिटेल में बताया जाता है, किसी एक जैसे अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसमें भी मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो आप यदि ये सोच के चलते हैं कि एक कोई चैप्टर होगा इक्वेशन का, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। मगर आपका जो दायरा होना चाहिए वो उस एक चैप्टर तक सीमित नहीं होना चाहिए। और मित्रों, मेरी बात याद रखिए, यदि आपने इक्वेशन प्रैक्टिस नहीं करी है इक्वेशंस बनाना, तो केमिस्ट्री में कभी भी अच्छे नंबर नहीं आने वाले। आप पास तो हो जाएंगे जैसे तैसे, मगर अच्छे नंबर्स के लिए, टॉप करने के लिए, 100/100 लाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इक्वेशंस बनाना है। और इक्वेशंस हर तरीके की नहीं आती हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा ध्यान लगाइए, 10 ईयर्स को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ज़्यादातर इक्वेशंस में एक एसिड और एक बेस होगा, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस पर सबसे ज़्यादा आती है। आपके पेपर्स में सबसे ज़्यादा। दूसरा होता है जो रिएजेंट्स के साथ, केमिकल्स के साथ, जिसमें कलर चेंज होता है, आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है कि क्या देखा आपने। तो उसमें हम लोग के कोर्स में देखिए दो रिएजेंट्स हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों बेस हैं। तो सॉल्ट का या बेस का रिएक्शन विद सोडियम या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब भी होता है, तो वो एक मेटा एल्यूमिनेट टाइप का या मेटा सॉल्ट बनाता है। और उसमें कलर चेंज होता है, पहले थोड़ा सा डालते हैं फिर एक्सेस में डालते हैं रिएजेंट को। तो ज़रूर इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ के जाइए, क्योंकि ऐसी ही इक्वेशंस आएंगी। दूसरी चीज़ कि वो इक्वेशंस ज़रूर पढ़िए जो किसी के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। जैसे आपके कोर्स में हेबर्स प्रोसेस है, ओस्वाल्ड प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है, हॉल हेरोल्ट, देन बेयर एंड। तो इनमें जो इक्वेशंस हैं वो ज़रूर 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 पढ़िएगा, क्योंकि यदि वो डायरेक्टली नहीं आएंगी कि आपको यू हैव टू एक्सप्लेन हेबर्स प्रोसेस, आपको एक्सप्लेन करना है, हॉल हेरोल्ड करना है, तो वो इनडायरेक्टली पूछा जाएगा इक्वेशन फॉर्म में। मे बी वर्ड के फॉर्म में आ जाए, मे बी इक्वेशन लिख के आ जाए, बैलेंस करने को आ जाए। बैलेंसिंग द इक्वेशंस अच्छे से सीख लीजिएगा, वैलेंसीज अच्छे से सीखिएगा। ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होगी पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 2 की वैलेंसी +2 होगी, आप भी जानते हो इस चीज़ को। इसी तरीके से ग्रुप 17 -1 होता है, ग्रुप 16 -2 होता है। और बहुत ज़्यादा आपके में डी ब्लॉक जो बीच में ब्लू कलर्स में होते हैं वो नहीं आने वाले। मेनली फोकस कीजिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट पे। जी हाँ, आप किसी भी बोर्ड में हो, इन दो ब्लॉक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा, खास तौर पे हैलोजन से रिलेटेड इक्वेशंस में, हैलोजन के बारे में, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। या एल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो एल्कलाइन अर्थ हो गया, एल्यूमिनियम, इस तरीके के एलिमेंट्स जो कॉमन हैं, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ऐसी इक्वेशंस को अवश्य पढ़ के आइएगा। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो कि पीरियोडिक टेबल पे है। तो मैंने आपको जैसे बताया, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके अलावा जो 5 पैरामीटर्स हैं जो ग्रुप्स ऑफ पीरियड में जो वैरी करते हैं, तो जिससे रिजल्ट में क्या होता है कि ग्रुप में बढ़ते हैं घटते हैं, क्या होता है, तो वो ज़रूर पढ़ के आइएगा। वो चीज़ बहुत बहुत आवश्यक है आपका जानना।
ठीक है, जैसे एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में पीरियड में कैसे वैरी करती है, इलेक्ट्रोलाइसिस में आप कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस है जो बहुत ही बेहतरीन होता है, कॉमनली यूज भी होता है। तो एनोडिक रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है एनोड काहे का है और कैथोड काहे का है। एसिड बेस सॉल्ट में आपसे ज़्यादातर डबल सॉल्ट के बारे में पूछा जाता है, या मोनो एसिडिक बेस क्या है, मोनोबेसिक एसिड क्या है, और इस तरीके का सॉल्ट के नाम आते हैं, सॉल्ट्स के रिएक्शन आते हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है सॉल्ट की। तो इसमें कुछ इक्वेशंस होते हैं, एसिड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, एसिड बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा या बाइसल्फाइड के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी कुछ भी रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकल सकती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी निकल सकती है। कोल्ड डाइल्यूट अगर है तो NO2 निकलेगा, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO निकलेगा। थोड़ा सा ये वेरिएशन देख लीजिएगा। और इसके इसके अलावा वाटर ज़रूर निकलता है नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हर चैप्टर्स में से। एक्सट्रैक्शन में कैटलिस्ट और प्रमोटर ज़रूर देख लीजिएगा, कोई भी मैन्युफैक्चर हो किसी चीज़ का तो कैटलिस्ट क्या है, और प्रमोटर क्या है, उसके अलावा टेम्परेचर इतना ही क्यों रखते हैं, इससे कम क्यों नहीं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं, ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादा में क्या हो सकता है, जैसे हम लोग जानते हैं HCl के मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जो यूज़ करते हैं लेस देन 200 डिग्री टेम्परेचर क्यों यूज़ करते हैं, मोर देन 200 क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि सोडियम सल्फेट बन जाता है जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब में वो चिपक के टूट सकता है। अभी मैं क्लास 10th की भी बात कर रहा हूँ, क्लास 12th का मैं बाद में बनाऊंगा, पहले क्लास 10th की मुझे बात करने दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके की जानकारी ज़रूर रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है। पूरी चीज़ आपको याद नहीं है, मेटलर्जी में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैटलिस्ट, प्रमोटर, टेम्परेचर, प्रेशर और इसके साथ साथ कि रिएक्शंस, इतना ज़रूर पढ़ के आइएगा आप। आपके उसमें एक चैप्टर होता है मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें 5 तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं। परसेंटेज निकालने को आता है पहली चीज़, दूसरी चीज़ मोल कॉन्सेप्ट पे एम्पेरिकल फार्मूला पे निकालने को आता है, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, वो सब पूरा कैलकुलेशन आता है। ठीक है, तो इन इन न्यूमेरिकल्स में से तीन, कोई भी तीन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, कोई भी तीन आएंगे, और ज़्यादातर एक उसमें से मोल कॉन्सेप्ट पे ज़रूर आता है। उसमें क्या होगा, सॉलिड का वेट दिया रहता है, आपको लिक्विड या गैस का की मात्रा निकालनी है, तो वेट इन ग्राम्स होगा, और लिक्विड और गैस जो होती है वो लीटर्स में निकलती है, वॉल्यूम। तो वो पूरा पूरा प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन एम्पेरिकल फार्मूले में दो तरीके से आता है। एक होता है परसेंटेज वगैरह दिया है, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। दूसरा होता है एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, शॉर्टकट जिसे कहते हैं। तो उस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। मोल कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, 1 मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हर साल आया है और हर साल आएगा भी, इससे आप बच नहीं सकते। इससे परसेंटेज निकालना, वेट अपॉन टोटल इंटू, या मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। तो इन फॉर्मूलेस को अब हम बात करेंगे उस चैप्टर की जिसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है। केमिस्ट्री का पेपर भी अधूरा है, केमिस्ट्री भी अधूरी है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि देखने में बहुत खतरनाक लगती है, मगर मित्रों बहुत सरल है। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल। आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल्स बने हुए हैं, उसमें एक टेबल देखिएगा जिसमें सारे वो ग्रुप्स भी हैं, लाइक अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, सब के बारे में दिया है, और उसमें अप टू ब्यूटेन है, बस C4 तक बात करी गई है। उतना ही आपके पेपर में आता है, C5 नहीं आएगा, बहुत रेयर आता है, बहुत ही गलती से कभी कभार चलाता है, नहीं तो C4 तक
ज़्यादातर एक कार्बन या दो कार्बन के ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, इथाइल अल्कोहल है, इसी तरीके का कार्बोक एसीटिक एसिड है, इन सब के बारे में ज़्यादा आएगा। इसके अलावा एक चार्ट और है जिसमें आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाना सीखिए, और अप टू C5 पेंटेन तक का। हेक्सेन का भी नहीं आया है, या अगर सीख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाना। इसके अलावा आपकी जो रिएक्शंस हैं, जो उसमें से कुछ नामी गिरामी रिएक्शंस होती हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि एल्केन का फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है अल्कोहल, उसके बाद होता है एल्डिहाइड, उसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखिएगा आपका एल्केन से एल्कीन कैसे कन्वर्ट होता है, एल्काइन में कैसे कन्वर्ट होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिटेल्स में केमिस्ट्री में बात करूंगा, और फिज़िक्स में भी अभी, क्योंकि बहुत से लोग मुझको क्वेरी कर रहे हैं कि सर इसके बारे में और बताइए। आपकी यदि कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पूछा करिए, मेरे वीडियो से रिलेटेड हो चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितना जो भी मुझे पता है, उस हिसाब से मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जो आप कमेंट्स भेजते हैं अच्छे अच्छे, उसमें आप अपनी क्वेरीज भी लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन आंसर देम। ठीक है, डो नॉट हेसिटेट। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में इस बारे में बात करूंगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, कि कौन कौन सी गैसेस किनका किनका रिएक्शन, कलर चेंज, ऑब्जर्वेशन वगैरह कैसे कैसे तैयार करना है। तब तक के लिए गुड बाय, एंड प्लीज़ कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माय चैनल।